परसेंटेज से मैटर नहीं करता। इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने की भी रहती है, आर्मी के साथ साथ आपके पास नेवी का रहता है और एयरफोर्स का ऑप्शन भी रहता है। वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं थोड़ा और बताऊंगा कि एनडीए विद सुखोई की तरफ से आपको हेल्प कैसे मिल सकती है विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एनडीए विद सुखोई। यस, एनडीए फॉर गर्ल्स इज द सेशन एंड आई एम दीक्षांत भंडारी, योर मेंटर फॉर डिफेंस एग्जाम। Yes, today I bring you a complete information about NDA और जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज डिस्कस करेंगे सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो रिलेटेड रहेंगे आपके एग्जाम से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्म फोर्सेस में आफ्टर 12th फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइन करने के लिए। सो आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में मैं बता देता हूं आपको जो अपॉर्चुनिटी 2021 से मतलब काफी टाइम से डिस्कशंस में चल रही थी कि फीमेल कैंडिडेट्स को क्यों डिप्राइव करा जा रहा है, उनको उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए। और 2021 में एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया था जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स को एनडीए में अलाउ करा था। इससे पहले सीडीएस एंट्री में तो अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे कि ओटीए में अप्लाई करती थी फीमेल कैंडिडेट्स। अब आप सबको मालूम है फीमेल कैंडिडेट्स एनडीए के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ऑलरेडी एक बैच फीमेल का रन हो रहा है, आप सबको मालूम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि अगर आप भी एस्पायर करते हो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए तो क्या क्या प्रोसेस रहता है और किस तरीके से आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो आपको पहली चीज मैं बताता हूं, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसमें आपका फर्स्ट जो होता है रिटन एग्जाम होता है, स्टेज 2 होता है दैट इज एसएसबी प्रोसेस एंड स्टेज 3 इज मेडिकल एग्जाम। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज रिटन एग्जाम। और मैं एक बात बोलता हूं जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही हो तो उसी टाइम आपकी पर्सनालिटी की भी प्रिपरेशन चलनी चाहिए, क्योंकि एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इस बात को याद रखें। और रिटन एग्जाम जो होता है इज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम और आपकी टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को। तो अगर आपने अपने नॉलेज को क्वालिफाई कर लिया तो इंडियन आर्म फोर्सेस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी बैठे हुए हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। बेटा पर्सनालिटी इज अ फॉरमोस्ट थिंग, इस बात को याद रखें। इंडियन आर्म फोर्सेस में कई एस्पिरेंट्स रिटन एग्जाम को तो क्वालिफाई कर लेते हैं बट रुकते कहां पे, एसएसबी टेस्ट में। तो ये पर्सनालिटी वाला जो एस्पेक्ट हो जाता है बहुत मैटर करता है आप सबके लिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे रिलेटेड जो आपकी बात फर्स्ट रहने वाली है, सबसे पहला जो क्वेश्चन सारे के सारे पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स के दिमाग में आने वाला है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये रही आपके सामने क्वालिफिकेशंस फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको क्या चाहिए होता है, 12th पास, 10+2 आपका पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और अ यूनिवर्सिटी। मतलब आपको 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ 12th पास होना चाहिए। एक मैं बात बता देता हूं, आपका यूपीएससी के जो एग्जाम होता है ना, यहाँ पे कोई परसेंटेज वाला क्राइटेरिया होता ही नहीं है। यूपीएससी बोलते हैं कि हम अपने आप से आपकी नॉलेज को टेस्ट कर लेंगे, हमें परसेंटेज से मैटर नहीं करता। इवन आईएएस जो आपका सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वहां पे भी आपका ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहता। तो सेम गोज फॉर दिस वन, यहाँ पे भी आपके पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि आपके 50% है, 60% है, 70% है, 80% है। आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बट यहाँ पे आपका कोई परसेंटेज मैटर नहीं करने वाला है क्योंकि टेस्ट आपका नॉलेज का यूपीएससी एग्जाम के थ्रू ही पता कर लेता है। फॉर एयरफोर्स, अब इस बात को याद रखें, वो तो आर्मी कैडेट्स के लिए था कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी प्रेफरेंस है, एनडीए में भी आप इस बात को याद रखें, आपके पास अपॉर्चुनिटीज इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने की भी रहती है, आर्मी के साथ साथ आपके पास नेवी का रहता है और एयरफोर्स का ऑप्शन भी रहता है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूं, कई कैंडिडेट्स को ये बात भी नहीं मालूम होती, नेवी अलग होता है और नेवल एकेडमी अलग है। दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, नेवी अलग होगा जो आप एनडीए के थ्रू जाओगे और नेवल एकेडमी, इसीलिए एनडीए एंड एनए एग्जाम लिखा हुआ होता है, नेवल एकेडमी एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स या फिर नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट इंडियन नेवल एकेडमी, तो क्या डिफरेंस रहता है इसमें आपका एलिजिबिलिटी का। इसमें आपके पास 12th क्लास में पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रेफरेंस में ऐड कर रहे हैं एयरफोर्स नेवल विंग्स को कर रहे हो डिफेंस एकेडमी के या फिर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम का। तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स।
परसेंटेज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट, अगर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय, मतलब कि अगर आप ओपन स्कूलिंग वाले हैं, अगर ओपन स्कूलिंग के हैं, डिस्टेंस स्कूलिंग भी चल रही है आपकी, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अगर आप ओपन स्कूलिंग से भी कर रहे हैं, बट आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आपका +2 पैटर्न में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने +2 पैटर्न के बजाय सीधा 1 ईयर में ही अपना 12th कर लिया, तो वहां पे आपका ये +2 पैटर्न होना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर आपने 10th करा है तो 10th के बाद गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10th करा और 10th के बाद 11th के बजाय आपके पास 12th का सर्टिफिकेट आ गया। ऐसा अगर आपने करा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और डिबार्ड भी हो सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी पे अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा बेटा बात करते हैं अब सिलेबस के लिए। देखो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, अगर 12th पास करा हुआ है तो यू आर एलिजिबल। बट अब आता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है आपका सिलेबस। सिलेबस में मैं बताता हूं, आपका जो एग्जाम है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कोड 1 एंड सेकंड वन इज कोड 2। कोड 1 में आपका मैथमेटिक्स होता है, जिसमें ड्यूरेशन आपको 2.5 आवर्स मिलता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या, एलजेब्रा, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब कि आपके पास जितने भी 11 12 के जो आपके टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके इसमें कवर हो जाते हैं। अब जो आपका सेकंड कोड 2 वाला होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें ड्यूरेशन आपकी सेम रहती है, 2.5 आवर्स ही मिलते हैं आपको इसमें। अब इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड रहता है सेक्शन। पार्ट ए के बारे में बात बोले तो पार्ट ए में आपका ग्रामर, स्पॉट द एरर्स होते हैं, जिसमें कि आपके जनरली 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर सिनोनिम्स होते हैं 10 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स 10 क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रेपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, नरेशन, वॉइस, होमोनियम्स, फॉरेन वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीट द सेंटेंस। ये सारे के सारे आपके पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटा एक बात मैं बताता हूं, कई जगह आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन में ये बात नहीं मिलेगी कि सिलेबस होता क्या है, खासकर इंग्लिश का। यहाँ पे वो चीजें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने इंग्लिश का कोई सिलेबस दिया ही नहीं है। उन्होंने बस ये बात बोल दी है कि आपके अंदर कॉम्प्रीहेंडिंग लेवल होना चाहिए या फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखें कि उसमें क्या लिखा गया है। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये और टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने लिखे गए हैं, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो मैं बताने वाला हूँ। नरेशन और वॉइस कई जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे ऐड करा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे बेस्ड मिल सकते हैं या फिर आपको फिलर्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। पार्ट बी में आपके पास होता है जनरल स्टडीज, जिसमें कि आपका फिजिक्स 20% आपके मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में केमिस्ट्री 15%, सेक्शन सी में जनरल साइंस 10%, सेक्शन डी में आपका हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट 20%, सेक्शन ई में 20% एंड सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स 10%। मतलब कि देखो एक बात है कि यहाँ पे अगर जीएटी के बारे में बात बोले तो जीएटी में आपके 100 क्वेश्चंस तो किसके होते हैं, जनरल स्टडीज के होते हैं, और 50 क्वेश्चंस किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। अगर इसमें बात बोले तो 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस में से आप राउंड फिगर में आप यही लगा लें कि अगर ये देखा जाए तो ये अपने आप में 100% ही बन रहा है। तो 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के, 15 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के। बट ऐसा फिक्स नहीं है, यूपीएससी ने ये बात नहीं बोला, ये बात बोली है कि इतने क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, बट वेटेज सबसे ज्यादा आपका फिजिक्स का रहता है, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, राइट। तो आपका ये जो एस्पेक्ट्स मैंने बताया, ये जो डिस्कस करें मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए बेटा, मतलब ये समझे कि बहुत ही स्ट्रिक्टली आपके जो सिलेबस है वहीं से कनेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट, अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं आपके सामने वैकेंसीज के बारे में। ये तो थोड़ा सा सिलेबस एलिजिबिलिटी बताया, अब समझते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। देखो जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें नवेल एकेडमी में फीमेल कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। बट अब ये देखा जा रहा है कि नवेल एकेडमी में भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे नेम ऑफ द विंग आर्मी में 208 वैकेंसीज होती है, जिसमें कि इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 होती है। नेवी में आपके पास 42 वैकेंसीज होती है, इंक्लूडिंग 6 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और एयरफोर्स में 92 वैकेंसीज, जिसमें कि 2 फीमेल कैंडिडेट्स। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल में 18, इंक्लूडिंग 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एंड ग्राउंड ड्यूटीज में नॉन टेक, जो कि नॉन टेक होगा, 10, इंक्लूडिंग 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स।
और नेवल एकेडमी में अच्छी खासी वैकेंसीज है, 9 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये टोटल आपका जो वैकेंसीज रहती है 400 वैकेंसीज है। और जो ये कट ऑफ मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है बेटा, ऐसे नहीं अपने आप बना दी, ये यूपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करी हुई है। ये 2024 का है ये। और रिकमेंड कितने हुए, 641 कैंडिडेट्स हुए और काफी सारी गर्ल्स ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करा है और जो कि ट्रेनिंग में भी हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एट द रिटन स्टेज 900 में से 291। बेटा 20% मार्क्स लाने होते हैं आपको ईच सेक्शन क्वालिफाई करने के। एक बात देख लें यहाँ पे 20%। बेटा एग्जाम से पहले मैं एक आपको रिसर्च एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, वो एनालिसिस में यही बात बताई जाती है, अगर आप 30% लाते हो, 30% अटेम्प्ट करते हो तो आपका एग्जाम क्वालिफाइंग हो जाता है सेक्शनल वाले पार्ट में। मतलब देखो एक तरीके से बात को समझे कि अगर यहाँ पे आप ये जो आपका पार्ट होगा जीएटी का या फिर इंग्लिश का या फिर मैथमेटिक्स का, आप इनमें 20% भी स्कोर करते हो, बेटा स्कूल में भी 33% चाहिए होते हैं, ठीक है, उसमें उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो। बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्राइटेरिया क्या है, 20%। बट बेटा कट ऑफ में डिफरेंस होता है, अगर आपने इसमें 20% से क्वालिफाई करा है तो इसको ज्यादा ऊपर लेके आना पड़ेगा, अगर इसमें 20% से क्वालिफाई करा है तो उसमें ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ तीनों के लिए है, इस बात को याद रखें। मैथमेटिक्स में भी है, इंग्लिश में भी है और जीएटी में भी है, मतलब जर्नल स्टडीज में भी है। हाँ कुछ थोड़ा बहुत वेरी करता है, वो अपकमिंग टाइम में कभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से उनके साथ डिस्कस करेंगे। बट जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है सब इस बात को याद रखें, देखो प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, सो स्क्वीज एवरी नर्व टू क्वालिफाई योर एग्जाम। क्यों छोड़ना है इंग्लिश को, क्यों छोड़ना है जीएस को और क्यों छोड़ना है मैथमेटिक्स को, सारे पार्ट को कवर करना है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 900 में से 291 रखा गया था विद एटलीस्ट 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट रिकमेंडेड, जो लास्ट रिकमेंड हुआ था उसके 654 थे, मतलब कि अगर देखा जाए 600 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 मार्क्स होंगे इसके, अगर इसके मार्क्स देखे जाए तो। जो लास्ट फाइनल कैंडिडेट था उसके मार्क्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिसर्च आप सबके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी। बेटा ये जो बातें बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए। अब ये रहती है आपकी डेस्टिनेशन, मुझे लगता है डेस्टिनेशन के बारे में अगर किसी का एम है तो उन्हें मालूम होगा, ये कौन सी डेस्टिनेशन है, ये कौन सी डेस्टिनेशन है, ये कौन सी डेस्टिनेशन है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक इनमें से आपकी इंडियन नेवल एकेडमी है, एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, एक एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है और एक एयरफोर्स एकेडमी है जो कि हैदराबाद, देहरादून और केरला ऐसी जगह में है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अबाउट एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके एकेडमिक्स और ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको भी मालूम रहे कि आपके पास किस तरीके से ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। द एकेडमिक ईयर एट एनडीए इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, 2 टर्म्स में डिवाइडेड रहेगा, जनवरी टू मई एंड ऑटम जुलाई टू दिसंबर। मतलब आपके पास जैसे कॉलेजेस में सेमेस्टर होते हैं वैसे आपके सेमेस्टर यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, और जो कि जिसमें कि आपके 6 टर्म्स होने वाले, क्या 6 टर्म्स होंगे, 2 सेमेस्टर, हर एक साल में 2 सेमेस्टर। तो वैसे ही आपका एक स्प्रिंग, मतलब जैसे आपका एनडीए में 2, मतलब आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है हर साल, क्या 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, तो यहाँ पे भी आपके सेमेस्टर भी उसी अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। ट्रेनिंग के बारे में बात बोलते हैं तो ट्रेनिंग आपका क्या होगा, ऑल द कैडेट्स ऑन पासिंग आउट विल बी अवॉर्डेड डिग्रीज फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो जितने भी कैडेट्स हैं जिनको डिग्री मिलने वाली है वो जेएनयू की रहेगी। आर्मी कैडेट्स को बीएससी कंप्यूटर बीए, नवल कैडेट्स को बीटेक डिग्री मिलने वाली है, एंड एयरफोर्स कैडेट्स विल अवेल बीटेक डिग्री बीएससी कंप्यूटर। तो ये अपॉर्चुनिटीज रहती है आपके पास डिग्री की, जो कि आपके वहां पे इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि कहां पे है मालूम होगा आप सबको, खड़कवासला, पुणे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बेटा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं, अभी लास्ट में मैं थोड़ा और बताऊंगा कि एनडीए विद सुखोई की तरफ से आपको हेल्प कैसे मिल सकती है विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। आप कैसे हेल्प ले सकते हो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए और कैसे अचीव कर सकते हो अपने ड्रीम को। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, और इससे पहले ये बात कि अगर इफ यू वांट टू नो मोर सब्सक्राइब एनडीए विद सुखोई, और अगर आप चाहते हैं और इंफॉर्मेशन चाहना तो आपको करना क्या है, गो टू वीडियो सेक्शन और चेक प्लेलिस्ट। अगर आप और एनडीए के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर मेल है या पेरेंट्स हैं, कोई भी एस्पेक्ट है, या इंग्लिश से या ग्रामर से या फिर आपका जीएस से, तो आप एनडीए विद सुखोई के वीडियो सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी।
और अगर आप चाहते हैं अपडेट्स या फिर आपका कोर्स का मटेरियल कंटेंट जो भी आपकी क्लास ऑनलाइन चली है वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी एनडीए विद सुखोई ही है, तो जल्दी से आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। अब थोड़ी सी बात एग्जाम फियर। एग्जाम का भी डर लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो ऑलरेडी फेलियर फेस कर चुके हैं, जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो उन सब के लिए बड़ा ही मैं एक हेल्पफुल चीज बता देता हूं। अगर आपका एग्जाम 2025 में होने वाला है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए, तो आपका जो बैच है 3 सितंबर से ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। आपका 28 फरवरी तक में हम ये पूरा का पूरा बैच को कंप्लीट कर देंगे। आपका जब ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज में, जो कि आपका 10 अप्रैल तक होगा। और एग्जामिनेशन की डेट आप सबके सामने ऑलरेडी है, अप्रैल 13, 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। सो वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक यू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आप लोगों को प्रिपेयर करना है और अच्छे से लग के प्रिपेयर करना है। आओ साथ में, आओ तैयारी करो। आपके सामने पूरी की पूरी मीडियम आपको अप्रोचेस, पूरे के पूरे फैसिलिटीज मैं बोलूंगा दी जा रही है यहाँ पे, और इवन आपको मालूम है स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिया जा रहा है, तो उसको अवेल जरूर करें। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आपका करियर डेस्टिनेशन। सो दैट्स ऑल, यही था आप सबके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एनडीए फॉर गर्ल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।